हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और मैं आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं साथियों, देखिए आज हम जो आपको अभी 11th की एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित जो आपकी बायोलॉजी है उसी का क्या करने जा रहे हैं, सिलेबस बताने जा रहे हैं आपको। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमको किसी भी सब्जेक्ट की विधिवत तरीके से अगर तैयारी करनी होती है तो सबसे पहले हमको उस सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस के बारे में हमको एक रणनीति क्या करनी होती है, तैयार करनी होती है। तभी हम उस सब्जेक्ट पर अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं और फिर हम उसमें जितने भी चैप्टर हुआ करते हैं और फिर उस चैप्टर्स के अंतर्गत आने वाले जितने भी टॉपिक्स हुआ करते हैं उन सभी की हम विधिवत तरीके से क्या कर सकते हैं, वेल अप टू डेट एक स्ट्रेटजी के साथ क्या कर सकते हैं, एक तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है कि हम मेडिकल एरिया में जाना चाहते हैं या हमारा बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो अगर आप 11th में बायोलॉजी सब्जेक्ट को चूज किया करते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होना जरूरी है। जैसा कि अभी आप तक हाई स्कूल में पढ़ा किया करते थे, तो हाई स्कूल की जो साइंस की बुक हुआ करती थी उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों एक ही सब्जेक्ट बुक में ही रहा किया करते थे। लेकिन ऐसा 11th और 12th में नहीं होता है। 11th में यहाँ पे फिजिक्स एक आपका सब्जेक्ट बन जाता है, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट बन जाता है, बायोलॉजी एक सब्जेक्ट बन जाता है आपका। तो जब ये सब सब्जेक्ट के रूप में है तो ये सब सभी सब्जेक्ट के बारे में हमको जानकारी करना बहुत जरूरी है। तो आज के इस लेक्चर्स में हम क्या करने जा रहे हैं, आपको कंप्लीट, ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप पूरा लेक्चर एकदम आप अंत तक पूरा देखेंगे तो देखेंगे आपको कि कितना अभी टॉपिक हमको बायोलॉजी 11th की केमिस्ट्री के अंतर्गत कवर करना है। इसीलिए मैं देखिए यहाँ पे लिखा हूँ संपूर्ण पाठ्यक्रम क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी यूपी बोर्ड या अनदर बोर्ड पे जो बुकें ये एनसीईआरटी की पैटर्न की अप्लाई की गई है वहां पर ये क्या हुआ करता है, आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान दीजिएगा कि हम पूरा एकदम कंप्लीट कोर्स बताएंगे। ऐसा नहीं केवल चैप्टर का नाम बता दीजिए और आप चैप्टर के ही नाम तक के ही केवल सीमित रह जाइए। आपको हम पूरा का पूरा एकदम निचोड़ करके रख देंगे कि हमारे पूरे बुक के अंदर, अभी देखिए आपको दौड़ा के रख देंगे पूरी बुक में, जान लीजिए कि किस तरीके से आप जानोगे कि सिलेबस कहाँ कहाँ से हमको क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये बात आप दिमाग में रखें और बढ़िया तरीके से, अगर आपको पूरी बातें मैं कह रहा हूँ एकदम लास्ट तक आप लेक्चर को देखिएगा और लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगा हो कि आज हमने कुछ सीखा हुआ है और भविष्य में हम कुछ इस YouTube चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं, तो आप अपने उस YouTube चैनल पर जाइएगा और सर्च कीजिएगा रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, आपको मिलेगा चैनल और हमारी पिक्चर को क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा सब्सक्राइब रेड कलर में, उसको आप प्रेस करेंगे। वहां पे कोई चार्ज नहीं है, वो निःशुल्क होता है और फिर उसके बाद आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लेंगे तो सारी क्लास का आपको फायदा होगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये रही आपकी बातें। लेकिन अब हम बात करते हैं काम की, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसकी बात करता हूं, ध्यान दीजिए। हम बात किया करते हैं 11th की जो बायोलॉजी है आपकी। सबसे पहली चीज तो बायोलॉजी की केवल एक बुक आपको मिलेगी, आप मार्केट से कहीं से भी ले सकते हो। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, ये क्लास आपको खास तौर से जान लीजिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर यूपी बोर्ड के या हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं अगर वो क्लास को देख रहे हैं तो वो रहें, और इंग्लिश वर्जन के बच्चे हैं तो वो क्लास से बाहर जा सकते हैं। तो आपको मैंने यहाँ से बताया, क्या ध्यान दीजिएगा कि जो पूरी आपकी 11th की बायोलॉजी की बुक है उसमें केवल आपको एक बुक देखने को मिलेगी। जैसे केमिस्ट्री में 2 बुकें आपको देखने को मिलती थी, भाग 1 भाग 2। और सबसे बड़ी चीज तो ये बात है कि आप हमारे इस चैनल पर केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, आप बायोलॉजी भी पढ़ सकते हो। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको हाई स्कूल की कुछ केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी प्रॉब्लम होती है तब आप वो भी आपकी क्लास मिल रही है। आप 12th की पढ़ना चाहते हो, महीने से एडवांस जाना चाहते हो तो 12th की भी बायोलॉजी केमिस्ट्री है। तो कुल मिला के चारों तरफ से आपके लिए बेनिफिट ही है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ से। तो आपको मैं बता रहा हूँ सबसे पहली चीज तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी बायोलॉजी सिलेबस है वो मेन होता है आपका। तो 70 नंबर का क्या हुआ करता है, थियरी हुआ करती है, और 30 नंबर का क्या हुआ करता है, प्रैक्टिकल। तो टोटल मिला करके क्या हो जाए किया करता है, 100 मार्क्स हुआ करता है। मतलब आपको थियरी में 70 नंबर अटेंड करना, आपको एक पेपर होता है और एक पेपर होता है, सिंगल एक पेपर होता है उसमें 70 नंबर का, और 30 नंबर का क्या हुआ करता है, आपका प्रैक्टिकल हुआ करता है, जो अभी यहाँ पे यूपी बोर्ड के लिए अप्लाई किया गया है। तो इस तरीके से 100 मार्क्स को आपको क्या करना पड़ता है, जीव विज्ञान के सब्जेक्ट में आपको कवर करना रहता है।
तो आप देखिए, जो सबसे पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसमें सबसे शुरुआत क्या हुआ करती है, आपको टोटल 22 चैप्टर पढ़ना है, जान लीजिएगा। इसमें सिलेबस बहुत लंबा हुआ करता है, लगभग जान लीजिए 6 या 7 चैप्टर आपके ज़्यादा होते हैं 12th की केमिस्ट्री बायोलॉजी की तुलना में। 12th में आपको 16 चैप्टर पढ़ना होता है, 16 चैप्टर केवल उसमें है बस। लेकिन यहाँ की आप केमिस्ट्री में कितना पढ़ते हो 11th की केमिस्ट्री में? 14 लेसन आप जान लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आप सोचिए बायोलॉजी का कोर्स मेन सब्जेक्ट आपका है, तो यहाँ पे आपको 22 चैप्टर क्या करना होता है, कंप्लीट करना रहता है। और अगर आपको कंपटीशन में जाना है या बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो आप ये ध्यान देते हो अच्छी तरीके से कि हर चैप्टर का हर टॉपिक, हर हेडिंग, हर टॉपिक एकदम आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है और सबकी एक विधिवत तरीके से तैयारी होनी चाहिए। तो आइए थोड़ा हम बात किया करते हैं सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट की। एक एक चैप्टर पर हम थोड़ा प्रकाश डालते चलेंगे कि सब चैप्टर में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना क्या है, तो उससे आपको पूरे सिलेबस की भी जानकारी होती रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं जीव जगत की। जीव जगत आप जो हुआ करता है, जिसको आप लोग कह सकते हो एनिमल किंगडम, जीव जगत के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे जीव क्या होता है, जीवन क्या होता है, सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, और फिर जीवों के कौन कौन से लक्षण हुआ करते हैं ये जानेंगे। और फिर जीवों को कैसे बांटा गया है, वर्गीकरण कैसे किया गया है, जाति क्या होती है, वंश क्या हुआ करती है, बहुत एक छोटा सा क्या है, एक इंट्रोडक्टरी क्या हुआ करता है, पार्ट हुआ करता है। वंश क्या है, जाति क्या है, जगत किसे कहा किया करते हैं, संघ क्या हुआ करता है, गण क्या होता है, ये सभी चीजें हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, जीव जगत के अंतर्गत। और फिर दूसरा जो चैप्टर होता है जीव जगत का वर्गीकरण, जीव जगत और उसके बाद फिर वर्गीकरण। ज्यादा दोनों ये चैप्टर शुरुआत में है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो जो जीव जगत का वर्गीकरण होता है, इसमें जुधारियों के वर्गीकरण कैसे किया गया है, उनके वर्गीकरण की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी पद्धतियां दी गई, जिसमें आपको सबसे पहले ये बताई जाती है वर्गीकरण की पौधों को कैसे बांटा गया, उनके आयु के आधार पर बांटा गया। फिर जंतुओं को कैसे बांटा गया, एक कोष की, बहुकोष की जंतु होते हैं, कशेरुकी होते हैं, अकशेरुकी होते हैं। और फिर वर्गीकरण की जो पद्धतियां दी गई हैं, सबसे जिसमें ज़्यादा पद्धति द्विनाम पद्धति क्या होती है, 5 जगत पद्धति क्या होती है, डोमेन पद्धति क्या हुआ करती है, ये जीव जगत के वर्गीकरण के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, वनस्पति जगत। वनस्पति जगत का मतलब हुआ करता है कि हम इसमें पूरा का पूरा वनस्पतियों के बारे में पढ़ डालते हैं, पूरा जितनी भी पेड़ पौधे या वनस्पतियों के बारे में होता है उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। अब वनस्पतियों में जैसे सबसे पहले वर्गीकरण क्या किया गया है आपको मालूम होगा, थैलोफाइटा होता है, एम्ब्रियोफाइटा होता है। फिर थैलोफाइटा में आपके फंजाई एल्गी हैं, फिर फंजाई हैं। एम्ब्रियोफाइटा में जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, मोनोकॉट, डाइकॉट सब आपके पूरे होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको पढ़ाया जाता है एल्गी क्या होता है, शैवाल क्या होते हैं, शैवाल का क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लोरोफाइसी क्या है, ये आपके जितने भी इसके क्लासिफिकेशन है, क्लोरोफाइसी, यूग्लिनोफाइसी, आपके रोडोफाइसी, जेंथोफाइसी, ये सब पूरा क्लासिफिकेशन शैवाल का पढ़ाया जाता है। शैवाल के फिर लक्षण बताए जाते हैं, मेन जो जनरल कमेंट हुआ करते हैं वो बताया जाता है। और फिर कुछ उपयोगी सबकी, शैवाल का क्या के दैनिक जीवन में उपयोग होता है, क्या इनसे ड्रॉबैक होती है, जैसे तालाब में उफान किस शैवाल के कारण हुआ करता है। तो ये सब ऐसे क्या हुआ करता है, इसके वनस्पति जगत में ही चलेगा। शैवाल के बाद फिर हम इसी आपकी जो वनस्पति जगत वाला टॉपिक होता है उसी में हम आपको बताते हैं। फिर सवाल के बाद कवक के बारे में पढ़ाया जाता है, फंजाई क्या होते हैं, फंजाई के लक्षण क्या हुआ करते हैं, सामान्य लक्षण, ये चीज ध्यान दीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट। और फिर इनके कौन कौन से क्लासिफिकेशन है फंजाई के, और फिर फंजाई की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या हुआ करती है, दैनिक जीवन में क्या इनका उपयोग है और इनसे क्या क्या हानियाँ होती हैं, और कवक से कौन कौन से क्या होने वाले रोग हुआ करते हैं, ये सब इसी में मोनोरा के बारे में भी हम थोड़ा बहुत पढ़ लिया करते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हुआ करता है, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन क्या हुआ करता है, ये सब चीज़ें। और फिर आपके जब कवक पढ़ लेते हैं तो फिर इसी में टेरिडोफाइट आता है, टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या, जैसे टेरिडोफाइट्स में सबसे बढ़िया आपका क्या हुआ करता है, आपका उसमें हुआ करता है फर्न, जिसको आप लोग कहा किया करते हो, लाइकोपोडियम होता है, इक्विसिडम होता है। और फिर टेरिडोफाइटा के बाद फिर ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो जल और थल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं। इनका लक्षण क्या होता है, ब्रायोफाइटा का सामान्य लक्षण क्या है, फिर इनके क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हैं, क्या इनकी ड्रॉबैक्स हुआ करती हैं ब्रायोफाइट्स की,
और फिर ब्रायोफाइट्स में रिक्सिया क्या का स्ट्रक्चर या का दो का सबका जितने भी प्लांट किंगडम के अंतर्गत आते हैं सबका क्या हुआ करता है, जनरल कैरेक्टर और उसका एग्जाम्पल से। फिर ब्रायोफाइट्स का क्लासिफिकेशन क्या हुआ करता है, आप ऐसे ब्रायोफाइटी क्या है, एंथोसिरोटी क्या हुआ करता है, ये सब आपसे पूछा जाता है। और फिर आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऐसे फिर ब्रायोफाइटा के बाद फिर आपसे पूछा जाता है जिम्नोस्पर्मी क्या हुआ करता है, जिम्नोस्पर्मी के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्मी के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, जिम्नोस्पर्म जैसे साइकस है, पाइनस है, चीड़ है, इफेड्रा है, देवदार है, इन सब का क्या है एग्जाम्पल्स है। इसमें कौन कौन से सागोपाम क्या हुआ करता है, फिर इनके क्या कमेंट्स हैं, जनरल करेक्टर जिम्नोस्पर्म का, जनरल करेक्टर कवक का, जनरल करेक्टर शैवाल का, जनरल करेक्टर ब्रायोफाइटा का, जनरल करेक्टर टेरिडोफाइटा का। और फिर एंजियोस्पर्म में शुरू होता है आवृत बीजी में, आवृत बीजी क्या होते हैं, फिर आवृत बीजी का क्लासिफिकेशन क्या है, मोनोकॉटिलिडनी क्या होता है, डाइकॉटिलिडनी क्या होता है। तो ये सब पूरा चीज आपको किसके अंतर्गत देखने को मिलता है, वनस्पति जगत के अंतर्गत। ये सब बहुत बता तो रहे हैं कि अगर आप पुरानी बुकें आपके पास हो तो उसको भी आप रखें, जैसे एमपी कौशिक की बुक है, अगर उसको आप रखें उसमें आप देखें तो यहाँ पे एक चैप्टर है, वहाँ पे बहुत इसको ब्रॉड किया गया है। एनसीईआरटी पैटर्न का मतलब है कि उसने सभी छोटे टॉपिक्स को एकदम क्लियर करके रखा है कि इसमें हम टोटल वनस्पतियों के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे प्राणी जगत है, अब प्राणी जगत का मतलब क्या हुआ करता है आपको बता के ध्यान दीजिए कि इसमें पूरा जंतुओं का क्लासिफिकेशन किया गया है। अब जंतुओं में जैसे सबसे पहले मैंने बताया, अगर जाते हो 10 संघ हैं आपके। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, प्रोटोजोआ का सामान्य लक्षण क्या होता है, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, किसी एक प्रोटोजोआ का स्ट्रक्चर बनाइए, ये आपका होता है। फिर ऐसे प्रोटोजोआ के बाद पोरीफेरा क्या है, जो 9th की बायोलॉजी, अगर आप 11th की बायोलॉजी देखेंगे तो 9th और 10th की पूरी बायोलॉजी को मिक्स करके रखी गई है। इसीलिए कहता हूं कि आप 9th से भी पढ़ें, 10th से भी पढ़ें, तब मिला के आपकी 11th होती है। और 10th की बायोलॉजी थोड़ा 10th जो 12th की बायोलॉजी है वो 10th की बायोलॉजी को टच करती है, लेकिन उसमें एक अलग टॉपिक है जो आप कभी भी उतना ज़्यादा पढ़े नहीं होते। हाँ, 10th की बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स मिलते हैं। फिर प्राणी जगत में प्रोटोजोआ का पूरा आप पढ़ेंगे, फिर पोरीफेरा का ऐसे ही पढ़ेंगे आप, एक एक सामान्य लक्षण, एक जुधारी का उदाहरण, और उसकी अगर क्लासिफिकेशन दे दीजिए तो आप और अच्छा है। फिर उसके बाद प्रोटोजोआ के बाद फिर पोरीफेरा, फिर नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा जिसको कहते हो, प्लेटेहेल्मिन्थीज क्या है, पूरा सब कुछ वही प्लेटेहेल्मिन्थीज का सामान्य लक्षण, फिर उपयोग और सारी उदाहरण क्या होते हैं किसी जुधारी का। जैसे प्लेटेहेल्मिन्थीज में एस्केरिस क्या हुआ करते हैं, सारी प्लेटेहेल्मिन्थीज में फीता कृमि है आपका। एस्केहेल्मिन्थीज के जनरल कैरेक्टर एग्जाम्पल्स जैसे एस्केरिस क्या हुआ करता है। फिर एनिलिडा का सामान्य लक्षण क्या हुआ करता है, एनिलिडा के एग्जाम्पल जैसे जोंक है, हिरुडनेरिया ग्रैनुलोसा क्या है, फ्रेटिमा पोस्थुमा का आपका, तो ये सबसे वैज्ञानिक नाम। फिर एनिलिडा के बाद आपसे आर्थ्रोपोडा पूछा जाता है, आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स क्या हुआ करते हैं, उनमें एग्जाम्पल्स क्या है। जैसे जानते हो कि आर्थ्रोपोडा जो है वो एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा किंगडम माना जाता है, ये आप जान लीजिएगा, जिसमें जो जितने भी इंसेक्ट हैं वो सब रखे गए हैं आपके। जैसे बिच्छू हुआ करता है, प्राण हुआ करता है, कॉकरोच हुआ करता है, तो ये सब आपके इन आर्थ्रोपोडा में रखा गया। आर्थ्रोपोडा के बाद फिर आपके यहाँ आता है मोलस्का फाइलम। मोलस्का का सामान्य लक्षण क्या होता है, मोलस्का के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका यूनियो होता है, पाइला होता है, ये सब आपके क्या हुआ करते हैं, मोलस्का के ही अंतर्गत क्या हुआ करते हैं, आते हैं। फिर मोलस्का के बाद जो हुआ करता है आपका जो अगला टॉपिक हुआ करता है, उसमें मोलस्का के बाद फिर आप चले जाइए इकाइनोडर्मेटा क्या होता है, इकाइनोडर्मेटा के लक्षण क्या क्या हुआ करते हैं, इकाइनोडर्मेट्स कौन कौन से होते हैं, और फिर जैसे स्टारफिश क्या हुआ करता है, ऑक्टोपस, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत आपको डिटेल बताई जाती है। फिर यहाँ तक तो जो था प्राणी जगत में वो नॉन कार्डेड था, यहाँ तक तो जो था वो क्या था, नॉन कार्डेड था, मतलब अकशेरुकी के बारे में बताया गया, लोअर आपके थे। लेकिन फिर उसके बाद जब 10 शुरू होता है तो उसके बाद फिर कार्डेट्स के बारे में बताया जाता है, कशेरुकी जंतुओं के बारे में। कशेरुकी जंतु क्या होते हैं, फिर इनका क्लासिफिकेशन किया गया कशेरुकी जंतुओं का। कशेरुकी जंतु कैसे होते हैं, जैसे फिर प्रोटोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, फिर इसी में ही आपको सिफेलोकार्डेटा क्या हुआ करता है। फिर मत्स्य वर्ग शुरू होता है, मत्स्य वर्ग का जनरल कैरेक्टर किसी एक का एग्जाम्पल्स। फिर ऐसे मत्स्य वर्ग के बाद एम्फीबिया क्या हुआ करता है, फिर सरीसृप क्या है, एवीज क्या है, सबका जनरल कैरेक्टर और एक एक एग्जाम्पल का डायग्राम सहित क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। फिर स्तनधारी में प्रोटोथीरिया क्या है, फिर मेटाथीरिया क्या है, मेटाथीरिया के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कंगारू का जो हुआ करता है उसका कुछ पूछा जाता है उसके बारे में। फिर मेटाथीरिया के बाद फिर यूथीरिया क्या होते हैं, यूथीरिया के पूरे लक्षण क्या होते हैं, फिर उनके कमेंट्स क्या होते हैं, ये सब पूरा चीजें पूछी जाती है। तो इस तरीके से अगर आप देखते हो तो ये आपका क्या होता है, ये जो शुरू के 2 चैप्टर हैं, ये चैप्टर में ही आपको कई
छोटे छोटे टॉपिक्स देखने को मिलते हैं जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको दोनों कहाँ से देखने को मिल जाते हैं, प्राणी जगत और फिर किसके बाद वनस्पति जगत के अंतर्गत मिल जाते हैं। फिर आपको देखने को मिलता है पुष्पी पादपों की आकारिकी। अब जो ये पुष्पी पादपों की आकारिकी है, अगर हम इसमें बात करें तो एक तरीके से आप कहा जाता है कि फ्लावरिंग प्लांट की ये क्या है, मॉर्फोलॉजी होती है। तो पुष्पी पादपों की आकारिकी वाला जो चैप्टर है, इसमें हम सबसे पहले पुष्प क्या होता है, जड़ क्या होता है, तना क्या होता है, पत्ती क्या होता है, पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, जड़ कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के ही बारे में क्या किया करते हैं, हम जानते हैं। फिर पुष्प में दल क्या होता है, बाह्य दल क्या होता है, स्त्री केसर क्या होता है, फिर पुंकेसर क्या हुआ करता है, ये सब चीजें हम क्या किया करते हैं, इसमें जानने का प्रयास करते हैं। फिर आपके यहाँ कुछ इसमें क्या है, एक आध दो कुल के बारे में बताया गया। जैसे आपके यहाँ कुल में खास तौर से सोलेनेसी आपके यहाँ है, जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा क्या करना होता है, डिटेल। 3 फैमिली, लिलिसिएसी भी है जो एक बीजपत्री पौधे के अंतर्गत आता है। इसमें आपको मतलब कि प्लांट की जो एक क्लासिफिकेशन की जो हायर प्लांट थे उनके बारे में, इसमें जड़, तना, पत्ती, फूल, फूल से फिर ये, फिर उनके कुलों की संरचना। और फिर क्या है, पुष्पी पादपों का शरीर। पुष्पी पादपों का जो ये शरीर है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, एक तरीके से इसको पहले टिश्यू नाम के चैप्टर से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऊतक क्या होता है, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। अब ऊतक के अंतर्गत जैसे आपसे हम कह दें प्रविभाज्य ऊतक क्या है, विभज्य ऊतक क्या होता है, साधारण ऊतक क्या होती है, जटिल ऊतक क्या होती है, आपका दृढ़ोतक क्या है, मृदूतक क्या है, स्थूल कोण क्या है, और फिर उसके बाद जाइलम में कौन कौन सी होती है, चालनी कोशिकाएं जैसे सखी कोशिकाएं क्या होती हैं, ये सब फ्लोएम के अंतर्गत आती हैं। जाइलम में तो क्या हुआ करता है, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम मृदुतक, जाइलम तंतु। फिर फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम आपकी चालनी कोशिकाएं, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदुतक, ये सब पूरा इसके अंतर्गत देखने को मिलता है, पादप के शरीर के अंतर्गत। पूरा ऊतक के बारे में क्या किया जाता है, फिर ऊतक में कुछ रबर छीट ऊतक है। फिर उसके बाद एक है प्राणियों में संरचनात्मक एवं संगठन। प्राणियों में जो ये संरचनात्मक एवं संगठन है, इसमें कीट के बारे में बताया गया, और वो है आपका तिलचट्टा, और थोड़ा बहुत बताया गया है केचुआ के बारे में। केचुआ की क्या की गई है और तिलचट्टे की क्या की गई है। यहाँ पे पूरे उसके बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका रिस्पिरेटरी सिस्टम, और फिर खास तौर से इसमें सबका क्या बताया गया है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन सभी के बारे में क्या किया गया है, प्राणियों में जो संरचनात्मक संगठन है, इसमें क्या किया गया है, इस चैप्टर में बताया गया है। फिर आपका जो 8वां चैप्टर है वो कोशिका जीवन की इकाई है। कोशिका जीवन की इकाई चैप्टर आप लोग थोड़ा बहुत अगर देखेंगे तो इसको आपने 9th की क्लास में भी कवर रख रखा है। कोशिका क्या हुआ करती है, फिर कोशिका का साइज क्या है, आकार क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, फिर कोशिका के अंतर्गत कौन कौन से भाग आया किया करते हैं, उसमें से फिर महत्वपूर्ण जो कोशिकांग हुआ करते हैं, जैसे आपसे एक एक के बारे में पूछा जाता है। केंद्रक का संरचना पूछी जाती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, लवक क्या हुआ करते हैं, अंतःप्रदपी जालिका क्या होती है, आपसे फिर तारक काय क्या हुआ करता है, केंद्रक क्या हुआ करता है, गुणसूत्र क्या हुआ करते हैं। ये सभी चीज कोशिका के अंतर्गत पूछा जाता है, जान लीजिएगा। इसलिए इसमें जितने भी कोशिका से संबंधित आपके टॉपिक थे, उन सब का यहाँ पे आपसे क्या किया जाता है, डिटेल इस चैप्टर में लिया गया है। और फिर अगला जो चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स, जैव अणु। जैव अणु के अंतर्गत क्या किया जाता है, जैव अणु कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहले जैव अणु में कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ करता है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के हुआ करते हैं, फिर प्रोटीन क्या हुआ करता है, प्रोटीन कितने प्रकार के हुआ करते हैं, फिर वसा क्या होती है, वसा कितने प्रकार की हुआ करती है। और फिर इसके बाद इसी में से ही आपसे पूछा जाता है एंजाइम्स क्या हुआ करते हैं, एंजाइम्स कितने प्रकार के होते हैं, एंजाइम्स का वर्गीकरण क्या होता है, और एंजाइम की क्रियाविधि के सिद्धांत क्या होते हैं, एंजाइम का नामकरण क्या होता है। इसमें ताला चाबी का सिद्धांत हुआ करता है, इसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी हुआ करती है, को एंजाइम क्या होता है, एपो एंजाइम क्या होता है, होलो एंजाइम क्या होता है। ये सारी चीजें आपके किसके अंतर्गत पूछी जाती हैं, बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत। मतलब यहाँ पे जो आपके द्विधारी होते हैं, उन द्विधारियों के शरीर में जो पाई जाने वाली जितनी भी आपकी केमिकली मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हीं के ही बारे में इसमें 5 हैं आपका, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज पदार्थ एवं जल। तो इतनी चीजें आपके इसके अंतर्गत जैव अणु के अंतर्गत पूछा जाता है। फिर जो 10वां लेसन है वो सेल साइकिल क्या होती है,
कोशिका चक्र क्या होता है आप जान लीजिए। अब कोशिका चक्र में कौन कौन सी अवस्था क्या होती है, G1 क्या होती है, G2 क्या होती है, M फेज क्या होता है, S फेज क्या होता है, ये सब पूछा जाता है। पहले सेल साइकिल बताया जाता है क्या होता है, फिर साइटोकाइनेसिस क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, और फिर कोशिका विभाजन कौन कौन सा होता है, जैसे एक असूत्री विभाजन होता है, एमाइटोसिस होता है, फिर एक होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और इसमें आपका जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन वाले चैप्टर में जान लीजिए समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। दो ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है, आप ये ध्यान दीजिएगा। तो समसूत्री विभाजन, और उसके बाद फिर जब समसूत्री विभाजन हो जाता है तो फिर अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। अर्धसूत्री विभाजन में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, और फिर मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सब कुछ जितनी भी पूरी आपकी जितनी भी प्राइमरी माइयोसिस होती है, फिर सेकेंडरी माइयोसिस होती है, पूरा इसका एक विधिवत ड्रॉप जान लीजिए आपको सेल डिवीजन के अंतर्गत देखने को मिलता है। फिर समसूत्री और समसूत्री विभाजन में अंतर क्या हुआ करता है, फिर कैंसर क्या हुआ करता है, यह आपसे इसी चैप्टर में ही क्या किया जाता है, पूछा जाता है। किसमें, कोशिका चक्र या सेल साइकिल के अंतर्गत। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बायोलॉजी का जो सिलेबस है थोड़ा ब्रॉड है, इसीलिए इसको आप टाइमली अगर पर डे इसको विधिवत तरीके से रेगुलेट करके नहीं पढ़ेंगे तो आप आज ही बता दे रहा हूं आपको, आने वाले आपके समय में आगे जैसे होता है ये बच्चे 12th की प्रिपरेशन करने लगते हैं तो 11th का सिलेबस कवर नहीं कर पाते हैं, और उसका खामियाजा उनको ये भुगतना पड़ता है कि अगर वो कंपटीशन में जाया किया करते हैं तो कंपटीशन में जाने के बाद उन्हें फिर इन सब सिलेबस के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक थ्योरी होती है, वो उनकी जानकारी उनको नहीं रहा किया करती है। फिर आपके यहां अगला टॉपिक है पौधों में परिवहन। पौधों में जो ये परिवहन हुआ करता है कि पौधे कैसे जड़ों द्वारा जल को अवशोषित करते हैं और फिर उसको अवशोषित करके किस तरीके से पौधों में क्या हुआ करता है। सबसे पहले इसमें पढ़ाया जाता है कि जैसे पराशरण क्या होता है, विसरण क्या हुआ करता है, फिर पराशरण, और इसके बाद क्या हुआ करता है, फिर एक होता है आपका सक्रिय परिवहन होता है, फिर निष्क्रिय परिवहन होता है, और सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन के ही बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट और इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट, और फिर उसी में एक रसारोहण के सिद्धांत पढ़ाया जाता है। रसारोहण के सिद्धांत के बाद फिर आपको वाष्पोत्सर्जन क्या हुआ करता है, वाष्पोत्सर्जन के बारे में क्या किया जाता है, बता दो वाष्पोत्सर्जन की कौन कौन से सिद्धांत हैं। फिर आपका बिंदु श्रावण क्या हुआ करता है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत क्या किया जाता है, यहीं पे ही बताया जाता है। पादपों में परिवहन जान लीजिए। और फिर क्या है, खनिज पोषण। अब जैसे जंतुओं में क्या हुआ करता है, उनके शरीर के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है, तो वैसे पेड़ पौधों में क्या हुआ करती है, उनके भी विकास के लिए विभिन्न प्रकार की तत्वों की आवश्यकता होती है। तो उनमें पौधों के लिए आवश्यक तत्व कौन होते हैं, ट्रैक एलिमेंट क्या होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं, दीर्घ पोषक तत्व क्या होते हैं, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, निकिल, कोबाल्ट, कॉपर, इन सब की क्या की जाती है, क्या पौधों में उपयोगिता है, और ये पौधों में किस रूप में पाए जाते हैं, और फिर इनका क्या उपयोग होता है, और फिर इनके कारण पौधों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जैसे क्लोरोसिस होता है, नींबू में डाइबैक हुआ करता है, हरिभीनता जिसको कहते हो, ये सब होता है। पौधे छोटे आकार के रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं, पत्तियां समय से पहले गिर जाया किया करती हैं। तो जो कुछ लक्षण देखने को मिलता है पौधों में वो खनिज और पोषण के अंतर्गत। और फिर इसी में एक पूछा जाता है, बताया जाता है आपको हाइड्रोपोनिक्स क्या हुआ करता है, मृदा विहीन पौधे क्या होते हैं, ऐसे पौधे जो बिना मिट्टी के उगाए जाते हैं उसको हम लोग क्या, स्मार्ट पौधे क्या हुआ करते हैं। ये सब चीजें आपके खनिज पोषण के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। तो यहां से अगर आप सही से देखें ना तो ये आपकी जब यहीं से शुरू होती है तो ये प्लांट फिजियोलॉजी है, और प्लांट फिजियोलॉजी आपकी कहां तक हुआ करती है जानते हो, यहां तक, ये जान लीजिए यहां तक। तो ये जो है ये यहां से शुरू जब होगा प्लांट फिजियोलॉजी तो 1 2 3 4 और ये 5 लेसन जो है ना ये प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत है, पौधों की शारीरिकी के अंतर्गत बताया जाता है। और उसके बाद जो ये इतना नीचे जो चैप्टर आप लोग देख रहे हो ये सारे चैप्टर जो हुआ करते हैं एनिमल फिजियोलॉजी के हुआ करते हैं। ये प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत है और ये एनिमल फिजियोलॉजी के अंतर्गत है। और ये शुरुआत में क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है, और फिर क्या हुआ करता है, ये टॉपिक आपको देखने को मिलता है
पूरी वेल कंप्लीट स्ट्रेटजी हम आपको क्या कर रहे हैं इसमें बता रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ करता है, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। पुरानी बुकों में इस चैप्टर को फोटोसिंथेसिस के नाम से क्या किया करते थे, जाना किया करते थे। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, सबसे पहले हम यही जानेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की खोज किसने किया, इसका इतिहास क्या रहा, जिसमें कई वैज्ञानिकों का, जूलियस रॉबर्ट मायर का, इंजन हाउस का, इन सब का प्रयोग क्या हुआ करता है, लेवासिये का प्रयोग क्या होता है, ये सब चीज़ों को हम प्रयोग करते हैं कैसे पौधों में, जाने की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, आंतरिक कारक क्या है, बाह्य कारक क्या होता है। फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सिद्ध करने के लिए कुछ प्रयोग है, सिद्ध कीजिए ऑक्सीजन बाहर निकलती है, सिद्ध कीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होती है, सिद्ध कीजिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, सिद्ध कीजिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। तो ये छोटे छोटे टर्म होते हैं, जान लीजिए। और फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक मैकेनिज्म पूरी बताई जाती है। प्रकाशिक अपक्रिया क्या है, अप्रकाशिक अपक्रिया क्या है, प्रकाशिक अपक्रिया में क्या चक्री है, और फिर उसमें कई आपके क्या होते हैं, फास्फोराइलेशन होते हैं। जैसे आपका उसमें प्रकाश कर्म फर्स्ट होता है, प्रकाश कर्म सेकेंड हुआ करता है, फिर अचक्री फास्फोराइलेशन क्या होता है, और फिर इसी में ही क्या हुआ करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही आपको देखने को मिलती है एक केल्विन बेंसन चक्र। जान लीजिएगा क्या देखने को मिलता है आपको, केल्विन बेंसन चक्र आपको पूरा इसी में ही देखने को मिलता है। और फिर आपके ये प्रकाश संश्लेषण वाला जो टॉपिक होता है, इसमें एक टॉपिक कभी कभी होता है, जैसे अब पौधों में श्वसन पढ़ाते हैं तो उसमें पूरा टॉपिक जाता है, लेकिन इसमें केल्विन बेंसन C3 पौधे क्या होते हैं, C4 पौधे क्या हुआ करते हैं, कैम पौधे क्या हुआ करते हैं, ये चीज आपको यहीं पे ही पढ़ने को मिलेगा। प्रकाश C3 C4 पौधे, कैम पौधे, जान लीजिएगा ये सब प्रकाश संश्लेषण की हेडिंग नहीं है, पूरे उसकी आत्मा है। अगर आप पढ़ रहे हैं उसमें प्रकाशन की पूरी क्रिया विधि के बारे में जान लीजिएगा, और उसमें साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है और नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, ये भी प्रकाश संश्लेषण में होता है। और पादप में श्वसन, रिस्पायरेशन इन क्या हुआ करता है आपके प्लांट में, रिस्पायरेशन इन प्लांट में क्या होता है, रिस्पायरेशन का इतने प्रकार का होता है पौधों में। इसमें क्या किया जाता है, रंध्र वगैरह भी पूछा जाता है आपसे, रंध्र कैसे होते हैं, रंध्र के खुलने की कौन कौन सी क्रिया विधि होती है, ये सब चीजें इसी में श्वसन में। और फिर पौधों में क्या हुआ करता है, श्वसन में कोशिकीय श्वसन क्या होता है, आक्सीय श्वसन क्या होता है, अनाक्सीय श्वसन क्या होता है, और फिर इसके बाद पौधों में बताई जाती है ग्लाइकोलिसिस क्या होती है। ग्लाइकोलिसिस और ईएमपी पाथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ रिस्पायरेशन। ये एनिमल में भी देखने को, प्लांट में भी देखने को मिलता है, और यहाँ पे एनिमल में भी देखने को मिलता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। देखो श्वसन और श्वसन दोनों चैप्टर यहाँ पे कॉमन है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या हुआ था, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, फिर आपकी क्या हुआ करती है, क्रेब्स साइकिल क्या हुआ करती है, क्रेब्स चक्र क्या हुआ करता है, और फिर क्रेब्स चक्र के बाद क्या हुआ करता है आपका ETS क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, ये इसमें देखने को मिलता है। फिर पादप वृद्धि एवं परिवर्धन जो ये चैप्टर है, पादप वृद्धि एवं परिवर्धन वाला जो चैप्टर होता है, इसमें पौधों में कौन कौन सी वृद्धि होती है, पौधों में कौन कौन सा लोकोमोशन होता है, और फिर पौधों में विकास की क्रिया के लिए कौन कौन से हार्मोन होते हैं। जैसे ऑक्सिन हार्मोन होता है, ऑक्सिन हार्मोन के क्या क्या कार्य होते हैं, कौन कौन से रूप होते हैं। ऑक्सिन हार्मोन का जैसे कई कार्य हैं, उसमें बिलगन की क्रिया को रोकना, निषेक फलन है, फिर इसमें सबसे ज्यादा शीर्षस्थ प्रभाविता होता है, खरपतवार नाशक होता है, ये सब चीजें इसी में ही देखने मिली। फिर ऐसे जिब्रेलिन हार्मोन का पूरा एकदम विधिवत एक लेक्चर मिलता है, जिब्रेलिन हार्मोन की खोज किसने किया, जिब्रोला फ्यूजिकोराई कवक से इसको कैसे प्राप्त किया गया। फिर जिब्रेलिन हार्मोन से क्या हुआ करते हैं, इसका फंक्शन क्या है, इसका यूज क्या हुआ करता है, और फिर इस सब चीजों के बारे में, जिब्रेलिन के बारे से एथिलीन के बारे में आपका क्या होता है, और फिर उसके बाद आपका साइटोकाइनिन क्या होता है, फिर आपसे क्या किया जाता है, एथिलीन क्या होता है, फिर कुछ जो आपके इनहिबिटर जैसे आपका एब्सिक एसिड हुआ करता है, इन सब चीजों के बारे में भी क्या किया जाता है, पादप वृद्धि जो हार्मोन चैप्टर है, इस चैप्टर के अंतर्गत क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। अब जब पादप वृद्धि वाला हार्मोन चैप्टर हो जाता है, तो इसके बाद फिर अगला चैप्टर आता है पाचन एवं अवशोषण। पहली चीज तो हम इसमें यह पढ़ते हैं कि पाचन क्या होता है, पाचन अंग क्या हुआ करते हैं, फिर पूरे पाचन तंत्र का आहार नाल की संरचना पढ़ते हैं, फिर आहार नाल की संरचना के बाद फिर रासायनिक पाचन क्या होता है, उसमें आंत में कैसे होता है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, मुख गुहा में, और कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, कौन कौन सा कहाँ रिएक्शन हुआ करता है, ये सब पूरा इसमें पाचन में। अवशोषण क्या होता है, फिर स्वांगीकरण क्या हुआ करता है, ये सब टॉपिक सारा इसी में ही पढ़ने को मिलेगा।
पाचन में, फिर एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया, फिर ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, पाचक ग्रंथियां क्या हुआ करती हैं, और फिर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इसी में अगर आप पढ़ना चाहें तो विटामिन पढ़ सकते हैं। पूरा विटामिन के डिटेल इसी वाले ही चैप्टर में क्या की जाती है, आपसे दी जाती है। एक तरीके से पाचन, ये जो डाइजेशन का एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर है, एक तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या हुआ करता है, ये मान। और ये जितने भी चैप्टर हैं, ये जैसे 16 से लेकर के 22 तक चैप्टर जो है, ये चैप्टर आपको हाई स्कूल में भी देखने को मिलता है, ये चैप्टर भी हाई स्कूल में देखने को मिलता है। अब आप जान लीजिएगा, थोड़ा बहुत प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी हाई स्कूल में आपको क्या किया जाता है, वहां पे भी कॉन्सेप्ट दिया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे पढ़ते हो तो यहाँ पे उन्हीं सब चैप्टर के बारे में क्या किया जाता है, पूरा एकदम आपको क्या किया जाता है, डिटेल बताया जाता है इस चैप्टर में। फिर इसके बाद श्वसन क्या होता है, श्वसन कितने प्रकार का होता है, श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं मनुष्य के, श्वासोच्छ्वास अंग क्या हुआ करते हैं, श्वासोच्छ्वास तंत्र की संरचना क्या होती है, फिर श्वसन की क्रिया विधि क्या हुआ करती है, निःश्वसन क्या होता है, उच्च श्वसन क्या होता है, कैसे सेलुलर रिस्पायरेशन हुआ करता है, हीमोग्लोबिन की क्या भूमिका हुआ करती है, और फिर क्या हुआ करता है, आपसे पूछा जाता है कि श्वसन के संबंधित विकार कौन कौन से, विकार तो इसमें सब में पूछा जाता है, जैसे पाचन वाले में भी विकार पूछा जाता है, श्वसन वाले में भी विकार। अब ऐसे श्वसन वाले में एक पर्वत रोग हुआ करता है, क्या हुआ करता है, ब्रैंकाइटिस रोग क्या हुआ करता है, तो ये सब डिजीज के बारे में भी इसमें पूछा जाएगा। फिर गैसियस विनिमय, कैसे गैसों का क्या होता है, सेलुलर लेवल पर क्या हुआ करता है, एक्सचेंज होता है, वो इस चैप्टर के अंतर्गत पूछा जाएगा। फिर अगला टॉपिक होता है बॉडी फ्लूइड एवं क्या हुआ करता है, आपका सर्कुलेशन। ये जो बॉडी फ्लूइड और क्या हुआ करता है, सर्कुलेशन होता है, कभी कभी क्या किया जाता है, कुछ बायोमॉलिक्यूल्स में ही, जैसे रक्त के बारे में पढ़ा दिया करते हैं, कुछ लोग विटामिन के बारे में भी पढ़ा देते हैं। लेकिन अगर हम सही से कहें तो इसमें सबसे पहले परिसंचरण क्या होता है, खुला परिसंचरण क्या हुआ करता है, बंद परिसंचरण क्या हुआ करता है, एकहरा क्या होता है, दोहरा परिसंचरण क्या होता है, फिर रक्त क्या है, रक्त की संरचना क्या होती है, प्लाज्मा क्या होता है, रक्त कणिकाएं क्या होती हैं, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, रुधिर प्लेटलेट्स क्या हुआ करती हैं, ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है। आरबीसी फिर डब्ल्यूबीसी के प्रकार हो जाता है, फिर ब्लड कैसा होता है, पूरी सब चीजों के बाद, और फिर परिसंचरण के अंतर्गत कौन कौन से परिसंचरण अंग पाए जाते हैं, जैसे कार्डेट्स में क्या होता है, एम्फीबिया में क्या होता है, रेप्टोलिया में क्या होता है, इसका ये सारी चीजें क्या की जाती हैं, आपसे इसमें यही पूछी जाएंगी। और फिर आगे हम ये चलते हैं परिसंचरण अंग कौन कौन से होते हैं। अब ऐसे हृदय है आपके यहाँ, तो हृदय की पहले वाह्य संरचना, फिर आंतरिक संरचना, और फिर हृदय की क्या होती है क्रिया विधि, कैसे वो रक्त को पंप करता है, ये पूरी चीजें बताई जाती हैं। और फिर रक्त दाब क्या हुआ करता है, रक्त वाहिनियां क्या होती हैं, धमनी क्या है, सिरा क्या है, ये सब चीजें। और फिर क्या हुआ करता है, रक्त वर्ग क्या हुआ करता है, ब्लड ग्रुप कितना होता है, ए बी, ये सब चीजें क्या की जाती हैं, इसी पूछी जाती हैं। और फिर एक एरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस डिजीज हुआ करती है, जो आपके इसी चैप्टर के ही अंतर्गत क्या की जाती है, पूछी जाती है। तो इतने टॉपिक्स आपके किसके अंतर्गत हो गए, बॉडी फ्लूइड, और किसके अंतर्गत, सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत। फिर उत्सर्जित उत्पाद एवं क्या है, निष्कासन। इसको आप लोग जब छोटी क्लास लेवल में पढ़ते हो तो यहाँ पे इसको आप बताया जाता है कि उत्सर्जित तंत्र क्या होते हैं और उत्सर्जित अंगों की क्या संरचना है। तो उत्सर्जित उत्पाद का मतलब पहले कि कौजुधारियों में कौन कौन से उत्सर्जित उत्पाद होते हैं, अमीनोटिलिक क्या होता है, यूरिकोटिलिक क्या हुआ करता है, यूरोटिलिक कौन से एनिमल होते हैं। फिर उसके बाद पूछा जाता है उत्सर्जित अंग कौन कौन से पाए जाते हैं सभी जंतुओं में। ऐसे वृक्क कितने प्रकार के होते हैं, मेटानेफ्रिक क्या है, मेसोनेफ्रिक किडनियाँ कितनी होती हैं, फिर किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है, वाय संरचना, फिर आंतरिक संरचना, और फिर इसी में एक होता है नेफ्रॉन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज अ यूनिट एंड फंक्शनल, या कह सकते हो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन ओवर किडनी। नेफ्रॉन होती है, इसे वृक्क या उत्सर्जन की क्या करती है, क्रियात्मक इकाई कहा करती है। तो नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर और किस तरीके से यूरिन क्या होता है, बनता है, और उसका फिर किस पार्ट में, जैसे समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका, इन सभी पार्ट में किस तरीके से उसका क्या होता है, यूरिन जो होता है फिल्ट्रेट होता है, और कितनी अमाउंट में यूरिन पर डे एक व्यक्ति क्या करता है, फिल्ट्रेट करता है। इसकी पूरी मैकेनिज्म, एब्जॉर्प्शन क्या होता है और सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या हुआ करता है, ये पूरा इसमें समझाया जाता है। फिर किडनी से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जैसे वृक्क की पथरी हुआ करती है, ये जान लीजिएगा। तो यहाँ पे आपके ये फिर डायलिसिस पे कुछ लोगों को रखा जाता है। डायलिसिस क्या होता है, डायलाइजर क्या हुआ करता है, कौन कौन से डायलाइजर आजकल प्रयोग किए जा रहे होते हैं, ये सब आपको उत्सर्जित उत्पाद एवं इसके अंतर्गत
देखने को मिलता है निष्कासन वाले चैप्टर में। फिर इसके बाद क्या हुआ करता है, अध्याय जो 20 है, जिसमें आपका क्या हुआ करता है, लोकोमोशन एंड मोमेंटम, ये चैप्टर है। तो लोकोमोशन और मोमेंटम वाले चैप्टर में अगर आप सही तरीके से ध्यान देंगे तो सबसे पहले दोनों में अंतर किया जाता है। व्हाट डू मीन बाय लोकोमोशन, व्हाट डू मीन बाय मोमेंटम, दोनों में चेंज किया जाता है। मोशन क्या होता है ये सब चीजें बताई जाएंगी। और फिर मनुष्य में कितने प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, रेखित पेशी क्या है, अरेखित पेशी क्या है, हृदय पेशी क्या है, रेखित पेशी की संरचना, अरेखित पेशी की संरचना और फिर हृदय पेशी की संरचना। और फिर इसी में पेशियों की जो लोकोमोशन की क्या हुआ करती है, क्रिया विधि होती है, वो आपको क्या किया जाता है, इसी में ही पढ़ाया जाता है। और फिर कंकाल क्या होता है, अंतः कंकाल क्या होता है, अच्छी कंकाल क्या होता है, उपांगी कंकाल क्या होता है, वाय कंकाल क्या होता है। फिर मनुष्य के पूरे कंकाल तंत्र की संरचना पढ़ाई जाती है। खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, पसलियों में कितनी होती हैं, रिब्स में कितनी, आपकी रीढ़ की हड्डियों में कितनी होती है, पैर में कितना होता है, हाथ में कितना होता है, खोपड़ी में कितनी होती है, सारी सब कुछ चीजें इसमें क्या की जाती हैं, बताई जाती हैं गमन और किसमें, लोकोमोशन वाले चैप्टर में। फिर उसके बाद बोन ज्वाइंट क्या होता है, अस्थि संधियां क्या होती हैं, आपकी चल होती हैं, अचल होती हैं, अपूर्ण अचल होती है। फिर उसके बाद उसी में ही आपको देखने को मिलता है कि आपके लिए कौन सी संधियां पाई जाती है, जैसे धुराग्र संधि होती है, सैंडल संधि होती है, आपकी एक गड्ढा संधि होती है, बॉल सॉकेट ग्रंथि जिसको कहते हो, पीवेट होती है, एक जॉइंट होती है। तो जितने भी जॉइंट होते हैं बॉडी में आपके शरीर के, जैसे यहाँ पे एक जॉइंट है, आपके बॉडी में जितने भी प्रकार के जॉइंट हैं वो सब चीजें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलता है, गमन एवं किसमें, लोकोमोशन में। और फिर अगला जो चैप्टर हुआ करता है, जो चैप्टर है तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय। आपके बॉडी में जितने भी शरीर के ऑर्गन हैं उन सभी ऑर्गन पर कंट्रोल करने के लिए हमारे शरीर में सबसे मेन जो है वो होता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिसको हम लोग ब्रेन कहा करते हैं। तो अब आप सोचिए हम पूरा ब्रेन पढ़ने जाएंगे, ब्रेन क्या हुआ करता है, ब्रेन के कितने पार्ट हुआ करते हैं। पहले तो पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की हुआ करती हैं, पोलर होती है, नॉन पोलर होती है, ये सब आपकी हुआ करती हैं। फिर इसके बाद जो तंत्रिकी समन्वय के अंतर्गत फिर आपसे पूछा जाएगा ब्रेन का स्ट्रक्चर, मध्य मस्तिष्क क्या है, अग्र मस्तिष्क क्या है, पश्च मस्तिष्क क्या है, पूरा उसका डिटेल आपको इसी में ही देखने को मिलता है, जान लीजिएगा। फिर नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है कि नोटोकॉर्ड के अंतर्गत। और फिर इसमें जो आपके ज्ञानेंद्रियां हुआ करती है, जैसे आंख है, आंख भी एक प्रकार की आपकी न्यूरल कंट्रोल के अंतर्गत है, तो आंख का संरचना पूछा जाता है, आंख की स्ट्रक्चर्स क्या हैं, आपका कॉर्निया क्या होता है, रेटिना क्या होता है, आपकी स्क्लेरिया क्या हुआ करती है, पूरा लेंस क्या है, और फिर नेत्र की कैसे समायोजन होती है, हमारी आंखें कैसे कैमरे की भांति कार्य किया करती हैं, रेटिना पे कैसे इमेज बनता है, फिर आंखों से संबंधित रोग जो होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष होता है, फिर मोतिया बिंदु हुआ करता है, भेंगापन होता है, जितनी भी बीमारियां होती हैं आंखों से संबंधित उन सब के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। फिर जब आंख आपका समाप्त होता है फिर उसके बाद नाक के बारे में बताया जाता है, क्योंकि नाक भी एक हमारी सेंसरी ऑर्गन होती है। नाक के बारे में आपको बताया जाएगा कि नाक का क्या होता है स्ट्रक्चर। फिर कान के बारे में बताया जाता है, कान का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्टेपिस क्या है, मैलियस क्या है, इनकस क्या है, और फिर किस तरीके से हम इमेज को सुनते, साउंड जो होती है जब आपके कानों से होती हुई जाती है तो वो किन रास्तों से होते हुए पहुंचकर ब्रेन तक पहुंचती है, और जिसके कारण हमको सुनाई देता है। जैसे कभी आप लोग देखते हुए पटाखे वगैरह लगाए जाते हैं तो आपको सुनाई तो देता है लेकिन मुंह खुल जाता है। क्यों मुंह खुल जाता है, इसके पीछे कारण क्या होता है, तो ये सारी मैकेनिज्म वहाँ पे पढ़ाई जाती है, ये जान लीजिए। फिर स्किन के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है कि त्वचा भी एक प्रकार की आपकी सेंसरी ऑर्गन होती है। तो इतनी चीजें तो किसके अंतर्गत आपको मिलेंगी पढ़ने के लिए, तंत्रिकी नियंत्रण और किसके अंतर्गत, समन्वय के अंतर्गत। और फिर आपका अगला जो लास्ट चैप्टर है जान लीजिएगा, जिसका नाम है रासायनिक समन्वय तथा एकीकीकरण। रासायनिक समन्वय तथा एकीकीकरण जो चैप्टर है, इसके अंतर्गत आप जैसे जानते हो जो कोऑर्डिनेशन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है और एक क्या होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन तो इसके अंतर्गत होता है और इसके अंतर्गत क्या हुआ करता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन क्या होता है, अंतःस्रावी
स्रावी ग्रंथियां क्या हैं? थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, आपकी अग्न्याशय ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, आपकी उसके बाद पिट्यूटरी ग्रंथि जो हुआ करती, फिर थैलमस ग्लैंड्स, इन सब के बारे में। और ये ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इनका वेट कितना होता है, और इनके अलग अलग पार्ट से कौन कौन हार्मोन निकलते हैं, और उन हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग होता है, और उस रोग के क्या क्या लक्षण होते हैं, ये सभी चीजें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। जिसमें कई रोग आपको देखने को मिलता है, जैसे आपका जड़ मानवता मिलता है, मिगेट्स मिलता है, और ये सब बीमारियां आपको मिलती हैं। एड्रेनलिन एक रोग हुआ करता है, जिसमें एडिसन रोग आपको देखने को मिलता है। तो ये सब बीमारियां आपको, ये सब चीजें इसके अंतर्गत बताई जाती है। तो पूरा का पूरा ये जान लीजिए, ये जो 22 लेसन है ये केवल आपके चैप्टर्स हैं, और अभी जो हमने आपको बताया उसके अंतर्गत, चैप्टर्स के अंतर्गत आने वाले कौन थे, वो सब आपके टॉपिक्स थे। तो आई होप पूरा आपको एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस जो आपकी बायोलॉजी का सिलेबस है वो आपको एकदम पूरा विधिवत तरीके से समझ में आया होगा। तो आप लोग एक बढ़िया सा कमेंट कीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बस आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।